नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। केदारनाथ उपचुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर रार छिड़ चुकी है। नेता आमने सामने आ गए हैं, नफरत की दीवार खड़ी हो गई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि जो पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट तैयार की, जो दावेदारों की लिस्ट तैयार की गई है, वो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी को सौंपने से पहले दिल्ली भेज दी गई, यानी कि प्रभारी को दे दी गई है। और यहां उत्तराखंड कांग्रेस की अनदेखी हुई है, जो नियम के विरुद्ध है। न सिर्फ करण माहरा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, बल्कि कई ऐसे नेता जो दावेदारी कर रहे हैं उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान देखने के लिए मिल रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में रात, फिर खड़ी हुई नेताओं के बीच दीवार, करण माहरा और गणेश गोदियाल के बीच ठनी। केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस में तनातनी। लगता है कि कांग्रेस अपनी हार और गलतियों से सीख लेने को तैयार नहीं है। हर बार कांग्रेस के लिए जो हार की वजह बनती रही, कांग्रेस फिर उसी को दोहराती दिख रही है। अब केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस फिर से आपस में उलझती दिख रही है। केदारनाथ उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर कांग्रेस में रार छिड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पर्यवेक्षक गणेश गोदियाल आमने सामने आ गए हैं। दरअसल गणेश गोदियाल की अगुवाई में 4 सदस्यीय पर्यवेक्षकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बाईपास कर रिपोर्ट सीधे प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को सौंप दी। ये पहली बार है जब पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को न सौंपते हुए प्रभारी को सौंपी है। अब इसी मुद्दे पर घमासान जारी है। दावेदारों की लिस्ट में शामिल नाम शीशपाल सिंह बिष्ट ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं अपनाई जा रही। पार्टी आलाकमान से इस मुद्दे पर बात की जाएगी। निश्चित तौर पर प्रत्याशी चयन की एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए और जो पर्यवेक्षक केदारनाथ विधानसभा में भेजे गए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपनी चाहिए थी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट नहीं सौंपी गई और रिपोर्ट सीधे केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई। इसका मतलब है कि आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नजरअंदाज करने का काम कर रहे हैं और जो दावेदार हैं थे उन सबको बुला करके कम से कम उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि पार्टी की परंपरा रही है कि पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपते हैं। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस ही प्रत्याशियों का पैनल हाईकमान को भेजती है। देखिए, इसमें अब दिल्ली में बैठक में बातचीत होगी। परंपरा यही रही है कि जो भी पर्यवेक्षक जाते हैं वो अपनी जो भी रिपोर्ट्स होती है उनको पीसीसी को देते हैं और पीसीसी अपने रिकमेंड लेटर के साथ उसको हाईकमान को भेजता है। लेकिन हमारे जो प्रभारी हैं उन्होंने कुछ आवश्यक समझा होगा, क्योंकि केदारनाथ का चुनाव बड़ा टेक्निकल चुनाव है, उपचुनाव है, और उसको देखते हुए उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा। मैं उनके निर्णय के विरुद्ध नहीं हूँ और दिल्ली में क्या चर्चा उस रिपोर्ट पर होती है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बता दें कि ये पहली बार नहीं जब करण माहरा को इग्नोर किया गया हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जब विधायक भुवन कापड़ी और वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था, तब अगले ही दिन प्रदेश प्रभारी ने पर्यवेक्षकों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला को भी शामिल किया। वहीं अब पर्यवेक्षकों ने जब दावेदारों की लिस्ट तैयार की, तब करण माहरा को बाईपास कर ये लिस्ट प्रभारी को सौंप दी गई, जिस पर कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए हैं और एकजुट का दावा कर रही कांग्रेस की पोल खुल गई है। लेकिन कांग्रेस की ये रार आखिर उपचुनाव पर क्या रंग लाती है, देखना दिलचस्प होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरह से कांग्रेस नेताओं में घमासान देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इसका क्या आगे रिजल्ट निकलता है ये देखना वाकई दिलचस्प है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों से। सतीश चंद हमारे साथ बीजेपी से चर्चा में जुड़े हैं, दिनेश चौहान कांग्रेस से हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र अवध जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत दिनेश चौहान जी आपके साथ ही कर लेते हैं। आखिर चल क्या रहा है ये पार्टी के अंदर? आप लोग तो कह रहे थे कि हम एकजुट हैं, 2 उपचुनाव आप लोगों ने जीत हासिल की, मनोबल बढ़ा हुआ था, एकजुटता का संदेश आप लोग दे रहे थे, लेकिन अचानक से ये क्या हुआ? नमस्कार रफ्तार टीवी और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। पार्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई राड़ नहीं है और आप भी जानते हो क्योंकि चुनाव है और सरकार के विरुद्ध चुनाव
तो इसलिए एक टेक्निकल इश्यूज, ये चीजों को गोपनीय रखने के लिए ये दिल्ली में बैठक बुलाई गई है और कहीं पे भी कोई राड़ नहीं है। और कांग्रेस पूरे अच्छे किसी कैंडिडेट के साथ मैदान में आएगी और केदारनाथ चुनाव जीतेगी। ये हम थोड़ी कह रहे हैं दिनेश चौहान जी कि पार्टी के अंदर रार है या घमासान है, ये तो आपके नेता कह रहे हैं। ये कोई तो घमासान नहीं है करण और मारा ये पार्टी का के अंदर सीधा आपने घमासान- अभी बयान भी सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो रिपोर्ट यहां पीसीसी के पास आनी चाहिए थी वो प्रभारी को भेज दी जाती है, पार्टी आलाकमान को भेज दिया जाता है, जो नियम के विरुद्ध है। और ना सिर्फ करण मारा माननीय अध्यक्ष बल्कि ने कभी नहीं ऐसे कहा कि नेताओं नियम के के नाम विरुद्ध जो है। कि दावेदारों की लिस्ट में हैं, शीशपाल सिंह बिष्ट सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए थी प्रत्याशी के चयन में, लेकिन कहीं ना कहीं गोलमाल और खेल खेला जा रहा है। अब इस पर क्या अध्यक्ष कहेंगे जी आप? ने ये कहा है घमासान कि- नहीं तो और क्या है? अध्यक्ष जी ने कहा है कि प्रभारी जी ने कोई निर्णय लिया है और दिल्ली में कल बैठक है। इसमें कोई घमासान नहीं है। घमासान है तो भाजपा के अंदर है, जिन्होंने पूरी सरकार, सारा पूरा मंत्रिमंडल पूरा अपना केदारनाथ में लगा दिया है और वो लगातार चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं। आज इस पर हम तक चर्चा कर इतना चुके बड़ा हैं दिनेश धंधल और चौहान जी। इतनी- आज आपकी इतनी- पार्टी का इतनी बड़ी- मुद्दा है तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा आप इसी पर जरा सही से जवाब दें तो बेहतर होगा और निष्कर्ष भी निकलेगा। ये बताइए ना कि पार्टी जो में माहौल कोई आपकी घमासान पार्टी के नहीं भीतर है, बनता सभी- हुआ दिख रहा है, क्या ये सही और शुभ संकेत देता है केदारनाथ उपचुनाव के लिए? बिल्कुल शुभ संकेत देता है। पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। कल दिल्ली में सभी ने एक कोई चुनकर एक जो केदारनाथ चुनाव के लिए बेहतर होगा उस पर निर्णय होगा और वो चेहरा केदारनाथ चुनाव के लिए कैंडिडेट के रूप में रखा जाएगा। कोई घमासान नहीं है। पार्टी के सभी नेता एकजुट हो गए, किसी एक पर एक निर्णय लेंगे और वो केदारनाथ में विजय हासिल होगी। ठीक है सतीश चंद्र जी, क्योंकि आप लोग इसे कंपटीशन मानकर चल रहे थे केदारनाथ उपचुनाव, क्योंकि काफी मुद्दे हैं विपक्ष के हाथ में जिसे बहुत बेहतर अगर तरीके से कैश किया जाए तो यकीनन आप लोगों के लिए एक टफ कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपस में ही लड़ाई झगड़ा अगर पार्टी के भीतर शुरू हो जाए तो राह आसान हो जाएगी क्या बीजेपी के लिए? जी देखिए, पहले तो मैं यही बोलूंगा कि हमारा कंपटीशन ना कांग्रेस के साथ पहले था ना अब है। क्योंकि देखिए भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है। जो ये पार्टी है कांग्रेस, ये धर्म, जाति और न जाने किस किस आधार पर गुटबाजी में बटी हुई है और ये अनुशासनहीन और दिशाहीन पार्टी है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और हमारे जो भी उम्मीदवार हैं उनका कार्यकर्ताओं से, जो बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता है, उनसे भी चर्चा करी जाती है। पर्यवेक्षक जो है उनके द्वारा दिल्ली पे हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहां पे नाम हमारे गए हुए हैं उम्मीदवारों के। और ये तो केदारनाथ की जनता देख रही है कि जो खुद का संगठन नहीं संभाल सकते वो केदारनाथ विधानसभा को, उत्तराखंड को संभालने की बात करते हैं। तो और घमासान तो इनकी आपकी पार्टी में भी है उत्साह- सतीश चंद्र जी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए हमारी पार्टी में घमासान है या नहीं है वो एक उचित प्लेटफॉर्म में आके उस पर चर्चा करी जाती है। इनकी तरह नहीं कि घर के मुद्दे चौराहों पर ले आए। का क्या ऐसा होगा? नहीं है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या देखिए- बीजेपी टिकट देगी? देखिए पार्टी- हमारा जो भी उम्मीदवार होगा वो पर्यवेक्षकों ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने उनकी लिस्ट दे दी है। उसमें से जो भी हमारा उम्मीदवार होगा पूरा संगठन के साथ एकजुट हो। इनकी पार्टी से अभी तो हरक सिंह रावत, आज गणेश गोदियाल जी ने लिस्ट भेज दी है, अभी यशपाल आर्य जी की लिस्ट आएगी, अभी हरीश रावत जी की लिस्ट आने वाली है। रुकिए तो सही थोड़ा, अभी देखिए कितने लोगों की लिस्ट आती है इनकी तरफ से। लेकिन ये तो बताइए सतीश जी कि आपकी पार्टी के भीतर जो घमासान चल रहा है इसे कंट्रोल करने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है? क्योंकि कुलदीप रावत मोर्चा खोले हुए हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे मंत्री पद भी की पेशकश जो है वो हो चुकी है और अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और अगर टिकट बीजेपी देती है तो भी मुश्किलें बहुत खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वही रिपीट किया जाएगा जो बद्रीनाथ में हुआ। दूसरे दल से नेता आए, आपने उन्हें तवज्जो दे दी, जो लंबे समय से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनकी अनदेखी हो गई। तो बताइए। देखिए भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हर कोई व्यक्ति जो है, जो राजनीतिक क्षेत्र में होता है, चुनाव लड़ना हर किसी का अपना अधिकार है और लड़ना भी चाहिए।
बट लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन और इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी बहुत ही अनुशासित है और अनुशासन के दायरे में रहकर ही हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक नेता कार्य करेगा। ठीक है गजेंद्र रावत जी, क्योंकि दोनों ही ये मुख्य पार्टियां और दोनों ही पार्टी के बीच घमासान जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन दिलचस्प यहां पर कांग्रेस का है, क्योंकि अभी तो एक संदेश देती हुई नजर आ रही थी यात्रा के जरिए, केदारनाथ बचाओ यात्रा के जरिए एकजुटता का संदेश, लेकिन अब देखिए करण मारा नाराज हो गए कि हमें रिपोर्ट दिखाए बिना ये दिल्ली कहां पहुंच गई रिपोर्ट। करण आती हूँ दिनेश जी आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ गजेंद्र रावत जी से जी। वो रिपोर्ट करण मारा को दिखाई जाने की कोई बाध्यता नहीं थी। वो खुद जो है करण मारा कह भी रहे हैं कि शैलजा को लगा होगा कि सीधी उनको आनी थी। दरअसल क्या है कि ये बात स्पष्ट है कि भले ही मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के पास विधायक भले आज भी 20 ही हों, लेकिन जो गुट है वो 40 है और जो झगड़े हो गए कम नहीं है। और उनके झगड़े का एक बड़ा कारण यह भी है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने लगातार 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में इनको हराया, लेकिन वो अचानक से बद्रीनाथ और मंगलौर में जो इनको संजीवनी मिली, मुझे लगता है कि ये इनको हजम नहीं हो पा रहा है। और वो इसलिए भी दिखाई दे रहा है कि 8 अगस्त को जब बता रहे हैं कि कुमारी शैलजा ने करण मारा को आदेश दिया था कि भाई आप केदारनाथ की तैयारी को लेकर वहां पर लखपत बुटोला और मंत्रिपरिषद नैथानी को तैनात कीजिए, और ताकि जिस प्रकार की तैयारी भाजपा करे उसे फाइट किया जा सके। 8 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर तक वो मामला दबाए रखा गया। मतलब एक बड़ा टाइम खराब किया इन लोगों ने, जानबूझकर किया या एक दूसरे को ठिकाने लगाने का ये कर रहे हैं कि शैलजा कुमारी जो है करण मारा के द्वारा जो नियुक्तियां की उनको रद्द कर दिया, तो इधर करण मारा को भी लगा भाई मैं भी शैलजा कुमारी का कहना क्यों मानूं। उसके कारण जो तैयारी जो चल रही थी वो निश्चित रूप से इनकी खराब हुई है। और फिर यह बताया जा रहा है कि 12 अक्टूबर जो लिस्ट इन्होंने जारी करी जिसमें भुवन कापड़ी और वीरेंद्र जाति का नाम दिया, तो फिर वो बात जो है शैलजा को खराब लगी। शैलजा को लगा चूंकि वहां पर जो है गणेश गोदियाल जो है लोकसभा के कैंडिडेट रहे, एक वो बड़े नेता हैं, तो उनको भी ऑब्जर्वर के तौर पर जोड़ा गया और लखपत बुटोला को भी जोड़ा गया। ये झगड़ा इसीलिए है कि आज शैलजा कुमारी ने जो रायता कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में फैलाया है वो किसी से छिपा नहीं है। इस मतलब एक जीती हुई जो चुनाव इनके तरफ सब दिखा रहे थे, आप लोगों के सारे मीडिया के आंकड़े सब कुछ दिखा रहा था कि भाई अब वहां कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। लेकिन शैलजा कुमारी ने वहां पर जिस प्रकार का वातावरण बनाए रखा, जिस प्रकार से उनके रोते हुए वीडियो आ रहे थे, ऐसा लग रहा था उनकी तबीयत खराब है, बहुत रो रो के वो बात कर रही है, वो सब एक बताया जा रहा है कि उसका पार्ट था। अब सवाल ये है कि जो इतना बड़ा टाइम तक करण मारा ने शैलजा के कहने पर जो लोग तैनात नहीं किए, जो काम मतलब करीबन 2 महीने पहले हो जाना था, वो अब तक वो नहीं कर पाए। तो ये झगड़ा इसलिए आगे बढ़ा। और इस झगड़े के पीछे एक और कारण बताया जा रहा है कि जब केदार प्रतिष्ठा यात्रा करण मारा हरिद्वार से केदारनाथ लेकर चल रहे थे, तो करण मारा ने भी जानबूझकर वहां पर जो है उस लिस्ट में मनोज रावत का नाम नहीं रखा। उस सूची में कहीं मनोज रावत का नाम थी, जबकि वो जानते थे कि मनोज रावत ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आज की तारीख में कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा इसलिए थे क्योंकि 17 में वो विधायक बने थे। और कांग्रेस की आपसी जो सिर्फ डबल है उसी का ये नतीजा मैं मानता हूं। और आज की तारीख में भी अगर आप ये माने कि जो बात निकल कर आ रही है कि ये कह रहे हैं कि प्रभारी को सीधे रिपोर्ट कर दिया गया है, प्रदेश को नहीं पूछा गया, उसके पीछे भी वही है। आज करण मारा चाहते हैं कि भाई उनके अनुसार प्रत्याशी तय हो, तो वो जो उस क्षेत्र के नेता गणेश गोदियाल है वो चाहते हैं उनके अनुसार हो। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि हरीश रावत कहाँ है, प्रीतम सिंह कहाँ है, यशपाल आर्य कहाँ है, वो जो तमाम नेता जो आपको फ्रंट फुट पर दिखने चाहिए थे वो नजर नहीं आ रहे। ये जो लोग पर्यवेक्षक के रूप में जिस रिपोर्ट की बात हो रही है कि दिल्ली भेजी गई है, ये बताया जा रहा है कि उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं भेजा गया, किसी व्यक्ति का नाम रिकमेंड नहीं किया गया है, बल्कि इन 4 लोगों के द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें बोला जो वहां जिन लोगों से, जिन कार्यकर्ताओं से, जिन पार्टी के नेताओं से बात हुई, उन लोगों ने एक एक करके किस किस व्यक्ति के बारे में क्या प्लस और माइनस कहा है, सिर्फ ये बात गई है। और जब उन चारों जो पर्यवेक्षक थे उन लोगों के द्वारा जब कोई नाम ही नहीं भेजा गया, तो मुझे लगता है कि ये वही सिर्फ डबल है कि शैलजा कुमारी चाह रही कि उनके कब्जे में कांग्रेस रहे,
महाराज चाह रहे हैं कि गेंद कहीं उनके हाथ से छिन न जाए। हाँ बिल्कुल और इस गजेंद्र सारे रावत में जी, जो आपको फायदा- याद होगा भी सितंबर के महीने में जब संगठन में कुछ नियुक्तियां की गई थी, तब उसे किस तरीके से रद्द कर दिया गया कुमारी शैलजा की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा कि एआईसीसी को इसमें पूछा तक नहीं गया था, उन्हें जानकारी तक नहीं दी गई और करण मारा ने कैसे इसकी नियुक्तियां कर दी, उसे रद्द कर दिया गया। अब ऐसा लग रहा है कि बदले की भावना से ही कांग्रेस के नेता आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये क्या अभी हाल फिलहाल जो स्थिति बनती नजर आ रही है, क्या केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं? आपको ध्यान होगा कि हरियाणा के चुनाव परिणाम आने के बाद जी। राहुल गांधी ने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस को कांग्रेस के नेताओं ने हराया और उन्होंने पार्टी के लिए इस प्रकार से जिस डेडिकेशन से काम करना था वो नहीं किया, ये स्पष्ट था। इससे पहले करण मारा की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो शैलजा के बारे में कुछ कहें, लेकिन राहुल गांधी का वो बयान आने के बाद उनकी भी हिम्मत जागी और उनको लगा कि भाई अगर उनके द्वारा जो कुछ जिलाध्यक्ष वगैरह बनाए गए थे जिनको शैलजा कुमारी ने बर्खास्त किया, तो उनको लगा कि निश्चित रूप से क्योंकि शैलजा इस समय फंदे में है तो वो सब किया जाना चाहिए। और जो ये रायता फैलाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, अब आप जानते हैं कि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा के दौरान जो माहौल बनाया जा रहा था, उससे पहले दिल्ली में जब केदारनाथ का जो दिल्ली ब्रांच खुल रही थी उसके समय जो माहौल था, उससे पहले सोना चोरी के मामले में जो माहौल था, वहां पर जो अतिक्रमण हटाओ के नाम पर जो माहौल था, केदारनाथ मास्टर प्लान को लेकर जो बड़ा गंभीर सवाल हुआ कि पंडित पुरोहित पुजारी और वहां के जो मूल निवासी है, जो वहां के लोग सवाल खड़े करते हैं भाई हमारा नक्शा भी क्यों नहीं पास हो रहा, वो जो सारा माहौल था इन लोगों के आपस में द्वंद के कारण निश्चित रूप से आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि जो माहौल बद्रीनाथ और बंगलौर चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ बहुत बेहतर दिखाई दे रहा था, आज की तारीख में जब चुनाव होंगे तो इनकी चुनौतियां जो है दो गुनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि सरकार ने अपनी ताकत भी वहां झोंकी हुई है। हाँ ठीक है, दिनेश चौहान जी क्या जवाब देना चाहेंगे आप इस पर? क्या बदले की भावना से आपस में ये क्लैशेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि करण मारा अपनी चलाना चाहते हैं, प्रभारी जो है कुमारी शैलजा वो अपना चलाना चाहती हैं, तो ये चल क्या रहा है? आप लोगों का कंपटीशन दूसरी पार्टी से है या आपस में ही है, समझ से परे है? ये देखिए कोई भावना नहीं है, क्योंकि केदारनाथ निष्ठा यात्रा के दौरान जो मुद्दे थे वो आज भी के मुद्दे हैं। और रावत जी आप भी मानते हैं कि सोना चोरी का मुद्दा जाहिर सा सोना चोरी हुआ है, और केदारनाथ का एक विकल्प के रूप में दिल्ली में ये लोग केंद्र बनाने, वो भी मुद्दा आज यथावत है। हमें तो ये भी जो हमारी जानकारी, लेकिन सर समझने वाली बात तो ये है कि इन मुद्दों पर तो आप लोग तब बात करेंगे ना जब आपस के झगड़े का आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। आपस में तो आप लोग झगड़ रहे हैं, तो फोकस किस पर होगा कि करण मारा ने क्या कहा, प्रभारी ने क्या कहा, इन मुद्दों को तो आप तब उठाएंगे ना। ये कांग्रेस परिवार का मामला है। अगर कोई छोट-मोट कोई घटनाएं हैं भी तो वो परिवार के अंदर तो की बातें डोमेन में कैसे आ गया? इन्हीं चीजों को लेकर पार्टी प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए था ना, फिर इस मुद्दे को तो अपने परिवार का झगड़ा है तो अपने पार्टी फोरम तक ही रखते हैं आप। फिर ये पार्टी फोरम तक ही है और कोई ऐसा झगड़ा है नहीं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, राजनीति में सब लोग बहुत सारे एप्लीकेंट हैं, क्योंकि तो कारण है ना कि कांग्रेस को बार बार हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो नेता है वो एक दूसरे की जो टांग है वो खींचने में लगे रहते हैं, आगे बढ़ने नहीं देना चाहता कोई किसी को, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करनी है। कांग्रेस के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, अगर क्योंकि कांग्रेस के अंदर अगर झगड़ा है तो भाजपा के अंदर है। जो ये वॉशिंग मशीन है भाजपा की, जितना भी भ्रष्टाचार के जिन लोगों पर आरोप लगते हैं उन लोगों को भाजपा ले जाके वहां पे वॉशिंग मशीन में साफ करके वो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। तो हरक सिंह रावत तो अभी आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं। उदाहरण आपका बद्रीनाथ तो का भी मशीन है, आपके पास भी हुई, बद्रीनाथ का उदाहरण भी आपके बता सामने दीजिए है ना सर, जिसने पीछे से हमला किया उसे आप लोग अपनी पार्टी में लेकर बैठे हैं, इस पर भी तो बोल दीजिए कुछ। हम पार्टी के अंदर कोई इस तरह के भ्रष्टाचार के कोई भी ऐसे आरोप किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं है, और जिन लोगों के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप थे उनको भाजपा ले जाकर अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर उनको साफ कर देती है। देख लीजिए, रावत जी ने भी कहा कि सोने का मुद्दा है, आज भी है, क्योंकि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जो केदारनाथ सब मनगढ़ंत है, सब मनगढ़ंत है, आपका सब मनगढ़ंत है, ये मुद्दा है ही नहीं गई, केदारनाथ वो मंदिर आज भी ये मुद्दा है ही नहीं गई। जवाब पूरी की पूरी 5 लोकसभा सीट तो बनता है कि उत्तराखंड में भाजपा के देख ये मुद्दा कहीं था ही नहीं और नहीं है कभी। उनको जवाब देना चाहिए जनता को, और केदारनाथ की जनता को नहीं, उत्तराखंड के संपूर्ण उत्तराखंड के। कल तो करण महाराज जी के साथ हो गया, दिनेश जी छठ तो करण महाराज जी के साथ हो गया, निश्चित जी तो दिल्ली चले गई,
लिस्ट से सीधा दिल्ली चले गई, छल करण बैनर्जी के साथ। और जो हालत इनके अंदर बने हुए हैं, जो अगर कोई झगड़ा है तो भाजपा के अंदर झगड़ा है। भाजपा के अंदर जो हालात बने हुए हैं, इनको तो अभी ये निर्णय इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। देखिए, आपका झगड़ा केदारनाथ की जनता भी देख रही है, पूरा उत्तराखंड देख रहा है। जिन्होंने बगावत, आपका झगड़ा केदारनाथ की जनता भी देख रही है, पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि वो किसको जिताना चाहते हैं। जनता देख रही है, दिल्ली में केदारनाथ की जनता सब कुछ देख रही है। कांग्रेस हाथ के चुनाव पर चुनाव लड़ेगी और बाबा केदार का आशीर्वाद उनके साथ है, उत्तराखंड की जनता आशीर्वाद उनके साथ है। जिस तरह से भाजपा ने उत्तराखंड के रोजगार के साथ, उत्तराखंड की जो आस्था है केदारनाथ के, उसके साथ जो छल करने की, पहले कांग्रेस का आशीर्वाद करण मेहरा जी के ऊपर तो कर दीजिए। उसके परिणाम, पहले कांग्रेस का आशीर्वाद, कांग्रेस का हाथ करण मेहरा जी के सर पे रख दीजिए। पहले कांग्रेस का हाथ करण मेहरा जी के सर पे रख दीजिए, उसके बाद और बाकी करिएगा। आशीर्वाद तो है ही है। बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है और भाजपा को यह दंश झेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ठीक है, बाबा केदार का आशीर्वाद किसे मिलेगा वो तो 23 तारीख को साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तो जरूरी ये हो जाता है कि पार्टी के भीतर जो घमासान मचा हुआ है उसे आप लोग कैसे पार पाते हैं। सतीश चंद्र जी, भले ही लाख आप लोग कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं अभी इस दौरान काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है कि केदारनाथ उपचुनाव में आखिर कौन से चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जाए। फेरिस्त लंबी है, सिलेक्ट एक करना है, टिकट एक को देना है। कौन सा वो चेहरा होगा? जिताओ कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं आप लोग, फिल्टर करके जिताओ कैंडिडेट ढूंढने की कोशिश की जा रही है। किसे उतारा जाएगा इस पर फिलहाल संशय बरकरार है। आती हूँ दिनेश जी, कुछ सतीश जी को भी बोलने दीजिए। रुक जाइए, आ रही हूं मैं वापस। जी सतीश जी। देखिए, ऐसा है, जो भी उम्मीदवारों की लिस्ट है हमारे पर्यवेक्षकों द्वारा पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास दी जा चुकी है। उसमें से बेस्ट उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। और हाँ, ये बिल्कुल परिपाटी नहीं है कि किसी नेता का बेटा है उसी का टिकट सिक्योर होगा या कोई प्रभावशाली व्यक्ति है उसको टिकट दिया जाएगा। कुलदीप रावत को लेकर क्या हो सकता है? कुलदीप रावत नाराज चल रहे हैं, वो टिकट चाहते हैं। पार्टी क्या टिकट दे सकती है कि मनाने की तो कोशिश? देखिए, हमारे यहाँ मैंने आपको पहले बताया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वो गेम खराब कर सकते हैं अगर वो निर्दलीय। देखिए, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता अनुशासित है और हमारी पार्टी अनुशासित है। जो भी उम्मीदवारों की लिस्ट है पर्यवेक्षकों द्वारा पार्लियामेंट्री बोर्ड को दी जा चुकी है। अब उसमें अगर कुलदीप रावत जी का नाम होगा तो उस पर भी चर्चा हो रही होगी और सारे क्षेत्रीय, सामाजिक और संगठनात्मक तौर पे चर्चा करके उस उम्मीदवार का नाम फाइनल करा जाए। ठीक है गजेंद्र रावत जी, एक तो पहला आप कुलदीप रावत को लेकर बताइएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, और अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो क्या ये रिपीट नहीं होगा वही ट्रेंड जो कि बद्रीनाथ में किया था बीजेपी ने, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को? और दूसरा ये कि क्या कांग्रेस किसी भी प्रभारी को नहीं पचा पा रही है? हमने देखा देवेंद्र यादव जब उनके पास जिम्मेदारी थी तब उस समय पर भी इसी तरीके से खींचतान, आपसी खींचतान में कांग्रेस चलती रही और इस घमासान को वो भी दूर नहीं कर पाए। अब क्योंकि कुमारी शैलजा के पास जिम्मेदारी है तो भी यही देखने के लिए मिल रहा है। जहां तक कुलदीप का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस बात को लेकर आज पछता रहा है कि कुलदीप को क्यों ज्वाइन करवाया गया। ये जानते हैं कि कुलदीप रावत वही व्यक्ति है जो लगातार दोनों चुनावों में नंबर 2 की पोजीशन पर थे। एक बार उन्होंने कांग्रेस को जो है नंबर 3 पर भेजा और एक बार जो है बीजेपी को भेजा है। कुलदीप को लेकर इसलिए मान मनोबल हो रही है कि ये लोग जानते हैं कि वो उस प्रकार के एक सॉफ्ट पॉलिटिशियन नहीं है। उस व्यक्ति ने उस क्षेत्र में अपनी जो इमेज बिल्ड करी है, ये बता रहे हैं कि उन्होंने वहां पर करीबन 1000 गरीब कन्याओं की शादी करी है। वो लोगों के मरने बचने में खड़े होते हैं। वो बहुत सारे गरीब बच्चों को वहां पढ़ा रहे हैं, उनकी फीस भरते हैं, जिसके पास कपड़े नहीं उनके लिए कपड़े खरीदते हैं, और उनका एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन उस क्षेत्र में माना जाता है और वो किसी पार्टी से इतर है। वो इसलिए इनके लिए एक समस्या। और जो अब खबरें आ रही है, आज अमर उजाला में मैंने खबर पढ़ी कि कुलदीप रावत की ओर से छपा है कि भाई उनको कैबिनेट मंत्री स्तर का भी जो है राज्य मंत्री बनाने की बात कही। ये भी एक सामने बात है। इसका मतलब इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ अगर इनको खुला छोड़ देंगे तो दिक्कत आएगी। दूसरी बात, कुलदीप के बारे में ये बात भी सामने आ रही है कि कुलदीप के लिए महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अगर हम सिंबल जो है ऐश्वर्या रावत को या फिर हम शैला रानी की वो सॉरी आशा नौटियाल को देते हैं
तो हो सकता है कि हम आपको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाएं, क्योंकि आपको उस स्थिति में जो है कांग्रेस को डैमेज करना है। उसके लिए भी जो है कुलदीप रावत जो है बताने तैयार नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि कल इन्होंने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी है। उस स्टार प्रचारकों की सूची में जो आशा नोटियाल का नाम भी है और वो चंडी प्रसाद भट्ट का नाम भी है। तो क्या उन लोगों की जो दावेदारी थी या उनको कमजोर करने के लिए ये सब किया गया, या फिर अब आप ये माने कि उस रेस में सिर्फ ऐश्वर्या और कुलदीप रावत बच चुके हैं? ये एक गंभीर मामला है और बीजेपी आज ये कुलदीप रावत बहुत बड़ी फांस बनकर निकल गए। अगर ये बीजेपी के अनुसार नहीं चलते हैं तो चूंकि जो बड़ी समस्या इनको बद्रीनाथ और मंगलौर हारने के कारण आई है कि भाई आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, अभी कुछ दिन पहले आप वहां लोकसभा चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीते, फिर हार रहे हैं, तो उस हार के बाद ये समस्या इनके लिए खड़ी हो गई है। तो निश्चित रूप से ये स्थिति बीजेपी के लिए भी बहुत ज्यादा पैनिक है। आज की तरह मान सकते हैं कि वहां भी जो कलह का वातावरण है वो भी कहीं 99% नहीं है, वो अभी 100% ही है। जो आपने प्रभारी को लेकर कहा कि कांग्रेस में देवेंद्र यादव का रहा, शैलजा का रहा, दरअसल मैडम दिक्कत क्या है कि हमारा जो ये प्रदेश है, ये प्रदेश जब तक दिल्ली से गवर्न होता रहेगा, ये स्थिति यहां भी नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में शैलजा को और यादव को लेकर झगड़ा मचाओ। आज की तारीख में उत्तराखंड में केदारनाथ का टिकट किसको मिलेगा, इसको लेकर बीजेपी का जितने भी 5-7 लोगों के नाम भेजे गए, उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो 4-4 बार यहां से उन प्रभारी को मिलने न गया हो, वहां के हाईकमान को मिलने न गया हो, दिल्ली के जो बड़े नेता बैठे उनको मिलने न गया हो। ये प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, इन 24 सालों के बावजूद जब हम 25वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये प्रदेश दिल्ली की जो इनके हाईकमान कल्चर है उससे गवर्न हो रहा है। और निश्चित रूप से वो बीजेपी कांग्रेस के लिए जितना प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इस प्रदेश के लिए बेहद घातक है। बिल्कुल। चलिए दिनेश जी, जल्दी से शॉर्ट पे फाइनल कमेंट दे दीजिएगा। आप देख लीजिए, भाजपा के पास आज भी अपना कोई ऐसा प्रतिनिधि या ऐसा कैंडिडेट केदारनाथ के लिए नहीं है जो मूल भाजपा का हो। या तो कोई निर्दलीय कैंडिडेट है, उसको इन्होंने अपनी पार्टी में लाया, या कांग्रेस में पूर्व में जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही हो उन लोगों को आगे कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के पास केदारनाथ के अंदर अपना कोई जनाधार है ही नहीं। इसलिए ये निश्चित है कि भाजपा इस बार मूंगी खाने वाली है और कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है। एक ऐसा जिताओ कैंडिडेट केदारनाथ की विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस रखने जा रही है, जिससे भाजपा को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ठीक है, देखिए मुझे जो लगता है इन्होंने अपनी हार पहले ही मान ली है, इसी वजह से ये अब हार के बहाने ढूंढ रहे हैं अभी से ही कि कल की डेट में अगर इनकी हार हो जाए तो ये बोल सके कि भाई हमारे बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, हमारी प्रभारी हमारे साथ नहीं थे, हमारे पर्यवेक्षक नहीं थे, हमारे अध्यक्ष नहीं थे। तो ये सब इन्होंने एक रणनीति बना ली है और भाजपा जो है वहां पे पूरे भारत में सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने जा रही है केदारनाथ से। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो केदारनाथ उपचुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों के भीतर ये देखने के लिए मिल रहा है कि टिकट को लेकर किस तरीके से घमासान मचा हुआ है और दोनों ही सियासी दल जो है वो मुश्किलों का सामना करती हुई नजर आ रही है कि आखिर किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए, किसे नहीं उतारा जाए। फहरिस्त बहुत लंबी है और आखिर कौन सा वो जिताऊ कैंडिडेट होगा इसकी तलाश दोनों ही सियासी दलों को है। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से कांग्रेस के भीतर घमासान लगातार जारी है और करण माहरा और प्रभारी जो हैं आमने सामने आ गए हैं, गणेश गोदियाल भी आमने सामने हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर केदारनाथ उपचुनाव में इस घमासान का क्या असर पड़ता है। नमस्कार।